ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए कर्नाटका विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक के.एस. सच्चिदानंद मूर्ति और पत्रकार के.वी. प्रसाद। चुनाव आयोग ने आज कर्नाटका राज्य में इलेक्शंस का ऐलान कर दिया है। ये घोषणा हुई कि 10 मई को कर्नाटक राज्य में 5.5 लाख मतदाता हैं तकरीबन। वे अपने मत का अधिकार 10 तारीख को प्रयोग करेंगे और 13 तारीख को परिणाम आएंगे। 224 वाले विधानसभा में काफी टक्कर की स्थिति बनी रहती है, क्योंकि इस वक्त वहां सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और हाल फिलहाल में पिछले साल जो चुनाव हुए थे उसमें एक तरह से कोई स्पष्ट बहुमत किसी को नहीं मिल पाया। लेकिन उसके बाद जब सरकार बनी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो ऐसे में राजनीतिक पहलू क्या होंगे और साथ ही साथ जो पूरे चुनाव आयोग की प्रक्रिया है, जो उनका व्यवस्था है, इसके बारे में हम बात करेंगे सच्चिदानंद मूर्ति जी से, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और साथ ही साथ कर्नाटक के कैपिटल बेंगलोर में इस वक्त स्थित हैं। मूर्ति जी, पहले तो ये समझना चाहेंगे इस चुनाव का जो संचालन जो इलेक्शन कमीशन ने सोचा है, इसमें 2 चीज वो चाहते हैं। एक तो मतदाता बढ़ गए हैं, करीब 10 लाख नए मतदाता जुड़े हैं, युवक मतदाता। साथ ही साथ चुनाव आयोग ये भी चाहती है कि वोटर की भागीदारी बढ़े, ज्यादा से ज्यादा वोट आए। तो ऐसे में आपका क्या टिप्पणी? तो ये तो कर्नाटक में तो इस बार ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, मगर निर्वाचन सदन का ये है, पिछले चुनाव में कर्नाटक में जितना टर्नआउट आना था उतना नहीं हुआ था। बड़ी बड़ी शहर जैसे बेंगलुरु और हुबली, बेलगांव, ये शहरों में मतदान कम हुए थे, तो इसलिए ज्यादा के ज्यादा शहर में रहते हैं मतदाता, उनको आके उनका पोलिंग स्टेशन आना है। इसलिए अभी एक कैंपेन शुरू किया है इलेक्शन कमीशन ने, वो चल रहा है। मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया और प्रिंट सारा माध्यम से कर रहा है। और दूसरा यहाँ क्या होता है, 2 चीजें शहरों में। एक तो चुनाव तो मई महीने में आता है, बहुत गर्मी होते हैं, और दूसरा तो चुनाव के टाइम पहले या बाद में एक दिन और छुट्टी हो जाते हैं। काफी लोग बेंगलोर से बाहर या बड़ी शहर से बाहर जाते हैं, तो इसलिए मगर इस बार चुनाव आयोग ये बोल रहे हैं आपका मतदान करिए। ये तो चल रहा है, सोशल मीडिया को भी ज्यादा उपयोग कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन। मूर्ति जी, चुनाव आयोग ने खासकर कोशिश ये भी की है कि जो वयस्क मतदाता हैं उनको अपने घर के आराम से ही वोट में भागीदारी करें, क्योंकि उम्र के हिसाब से बाहर चलने में कोई परेशानी हो। साथ ही साथ चुनाव आयोग ने ये भी कहा है कि जो मतदान केंद्र हैं, जो कि बढ़ाए गए हैं, पिछले बार 58,000 थे, उसमें 274 नए मतदान केंद्र खोले हैं, ताकि जैसे आपने कहा शायद ग्रीष्म काल है तो गर्मी की वजह से कम लोग वोटिंग पे ना निकले, उनको सहूलियत ज्यादा हो, ये सब है। लेकिन एक चीज जो हमेशा खटकती है या देखा जाता है, पिछले कई सालों से आपको पता ही है, आप शेषन जी और उनसे पहले से भी चुनाव आयोग को देखते आए हैं, धन बल पे तो चुनाव आयोग का नजर रहता है, मसल पावर को तो काफी हद तक उन्होंने कंट्रोल किया है। लेकिन अभी भी धन बल, जो धन उपयोग होता है और खासकर दक्षिण राज्यों में देखा गया है, काफी इसका मात्रा में उपयोग होता है। तो इसके लेकर काफी चुनाव आयोग की कोशिश भी रहती है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? ये तो आपने जो कहा है सही है। दक्षिण राज्यों में केरल का मैं बोलूंगा, मगर तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना और कर्नाटक में काफी लोग मतदाताओं को पैसे और गिफ्ट देते हैं। ये तो काफी सालों में चल रहा है। मगर चुनाव आयोग ने इसलिए ज्यादा के ज्यादा ऑफिसर्स और इनकम टैक्स ऑफिसर्स को भी रखा है, पुलिस पार्टीज, पेट्रोल पार्टीज को रखा है। मैं कल देख रहा था, एक न्यूज था, चिकमगलुरु में एक व्हीकल का एक्सीडेंट हुआ और उसके अंदर लोगों को देने के लिए गिफ्ट आर्टिकल्स थे। ये तैयारियां चल रहा है सबका, सभी पार्टी का, सभी कैंडिडेट्स का चल रहा है। तो इसलिए इस बार तो चुनाव आयोग ने इससे ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा और उनके साथ पुलिस और जो रेवेन्यू ऑफिशियल थे, टैक्स ऑफिशियल थे, सारा उनको हाथ जोड़ना इलेक्शन कमीशन को। मूर्ति जी, हमने ये देखा है कि पिछले कई सालों से चुनाव आयोग की जो नजर रहती है, पैसा कितना खर्च हो रहा है और उस पर अगर दुरुपयोग ना हो, इस पे जैसे आपने कहा कई सारे पर्यवेक्षक बिठाते हैं राज्य लेवल पे, उसमें तमाम सारे एनफोर्समेंट एजेंसीज के
अफसरान जुड़ जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद देखा गया है कि काफी पैसा जब्त भी होता है, अवैध शराब भी जब्त होती है, जैसे आपने कहा कुछ प्रलोभन देने की कोशिश होती है, गिफ्ट देने की, उससे भी जब्त होता है। लेकिन अंत में क्या ये डिटर कर रहा है, क्या ये हमारे उन लोगों को जो ये इस्तेमाल करते हैं इस तरह के हथकंडे, उसको कुछ रोकने की क्या आपको लगता है कुछ कमी रह जाती है? हाँ, चुनाव आयोग को जो उनको पावर है वो तो चुनाव का डिक्लेरेशन करने तक होंगे, उसके बाद चुनाव आयोग तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो केस तो पुलिस रजिस्टर करते हैं, इनकम टैक्स को हैंड ओवर करते हैं, इतने पैसे सीज करते हैं, मगर वो लोग इतनी दम से काम करता है उतना इसको रोक पाएंगे। तो इसलिए केंद्र और राज्य सरकारों ने इस पर बात करना है। हम भ्रष्टाचार को रोकना है तो भ्रष्टाचार चुनाव से शुरू होता है। तो इसलिए यहाँ काफी किस पार्टी का सरकार हो ना हो, मगर संकल्प होना चाहिए इसको राजकीय भ्रष्टाचार को, चुनाव भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए। जहाँ तक वो आएगा, हमारा कोर्ट्स भी इस पर उतना ध्यान देना उतना ध्यान नहीं दे रहे, तो इसलिए ट्रायल कोर्ट, फास्ट कोर्ट, ये सब करना पड़ेगा इलेक्शन क्राइम्स को ट्राई करने के लिए। उम्मीद करते हैं आगे जाकर जो हर चुनाव से चुनाव आयोग को जो मैसेज प्राप्त होता है उसको और चुस्त बना के और चाक चौबंद होके कार्रवाई होगी। और जैसे आपने कहा सरकारों को, विभिन्न सरकारों को भी इसमें चीजें आगे बढ़ानी पड़ेगी। अगर हम राजनीतिक पहलू लें, दक्षिण भारत में अगर कोई ऐसे गढ़ है जिसे माना जाए भारतीय जनता पार्टी का, वो कर्नाटक राज्य है। लेकिन कभी भी कर्नाटक राज्य में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिली, पिछले कई दशकों से देखा गया है। और वहाँ पे कांग्रेस भी सक्रिय है और एक क्षेत्रीय पार्टी जनता दल सेक्युलर जो कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा की है। तो इन तीनों के बीच में माना जाता है कॉम्पिटिशन है। तो आपका इसका आकलन कैसे होगा? आपने सही कहा कि तो बीजेपी को पिछले बार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी चुन गए थे, मगर दूसरी और तीसरी जगह आने वाले कांग्रेस और जेडीएस ने सरकार बनाए थे। तो बीजेपी उसके बाद ऑपरेशन लोटस करके जो कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर का विधायकों को रिजाइन करने के करते वो सरकार बनाए थे। अब इस बार बीजेपी अपने दम से सिंपल मेजॉरिटी लेना पड़ेगा, नहीं तो उसका ऐसे ही जो माइनॉरिटी हो गए तो हंग असेंबली हो गए तो ये सारा सर्कस बनना पड़ेगा और राजकीय भ्रष्टाचार और ज्यादा हो जाएगा। ये बीजेपी को ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और आगे भी लोकसभा का चुनाव 1 साल में होने वाला है। तो इसलिए दक्षिण में अच्छा सीट्स आना चाहिए कि तो उत्तर में कैसे बीजेपी जीतते हैं, दक्षिण में भी जीतने का पार्टी सोचते हैं। तो इसलिए कर्नाटक का विधानसभा चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस करे तो लोकसभा को भी अच्छा हो जाए। मूर्ति जी, एक बात जो कही जाती है कर्नाटक में, कर्नाटक राज्य के जो लोगों का विचार रहा है कि राज्य सरकार में वो कई बार देखा गया है ऐसे लोगों को चुनते हैं जो कि केंद्र में जिनकी सरकार ना हो। और शायद ये पिछली बार टूट गया था, एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी मिला। ये एक विडंबना दिखती है मुझे पॉलिटिक्स। हाँ, तो कर्नाटक का ऐसे ही कभी भी चुनाव का टाइम पे वो काफी लोकल मुद्दों को देखते हैं और उसी टाइम पे क्या होता है, कर्नाटक का चुनाव अपने देख रही है केंद्र सरकार का 4th ईयर में आ रहा है, 4 साल हो गया है। तो इसलिए जो एंटी इनकम्बेंसी होता है सेंट्रल गवर्नमेंट पर, पिछले चुनाव में भी वो भी दिख रहा था। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी वो केंद्र सरकार पर कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, ये भी प्रूव करना चाहते हैं। तो आने वाले दिनों में ये 20 अप्रैल आखिरी तारीख है और 24 तारीख को आखिरी लिस्ट जारी हो जाएगा। तो 24 अप्रैल और 10 मई के बीच कर्नाटक राज्य के लोगों को अपना मन बनाने का पूरा अधिकार है और वो देखेंगे कि कैसे आगे जाकर अपनी कौन सी सरकार को चुनते हैं। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक KS सच्चिदानंद मूर्ति और पत्रकार KV प्रसाद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।